आज मैं आपको थर्मोडायनामिक्स के नियमों के बारे में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हमको जानना जरूरी है व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह भौतिक शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंदर हम ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा और किसी भी अन्य प्रकार की ऊर्जा के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसके पहले कि मैं नियमों पे जाऊं, कुछ ऐसे टर्म्स को हम डिफाइन करना चाहेंगे क्योंकि ये टर्म बार बार उपयोग में आएंगे। तो पहला हम देखेंगे व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम इज ए मैक्रोस्कोपिक बॉडी विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल, एटम्स एंड आयंस। बच्चों, जो निकाय होती है वो एक स्थूल पिंड होता है जो कि बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु, परमाणु, आयन इत्यादि। लेकिन जब ऐसे निकाय की अवस्था को हम थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज या राशियों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो ये सिस्टम कहलाता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। नाउ सेकेंड इज thermodynamic coordinates और ऊष्मा गति के निर्देशांक। The quantities which are required to completely specify the state of any thermodynamic system known as thermodynamic coordinates। किसी ऊष्मागति निकाय की अवस्था को पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए जो राशियां जरूरत में आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मागति के निर्देशांक। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम गैसीय निकाय लेते हैं, गैसियस सिस्टम लेते हैं, तो उसके स्टेट को हम उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हुए, पीवीटी, ये थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स हुए। Now, these coordinates are related by equation known as equation of state. In general, equation is F function of PVT equals to 0. यदि हम परफेक्ट गैस लें, आदर्श गैस लें, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल्स टू RT होता है। लेकिन यदि हम रियल गैस, वास्तविक गैस या वंडरवॉल गैस लें तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस P इक्वल्स टू RT। नाउ नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। In equilibrium state, the thermodynamic coordinates of system should not change with time. ऊष्मागति की राशियां यदि समय के साथ नहीं बदलती हैं, मतलब निकाय साम्य अवस्था में होता है। Now, thermal equilibrium. A system is in thermal equilibrium if the temperature of each part of the system is same and this temperature is equals to temperature of the surrounding. यदि निकाय के हर एक भाग का टेम्परेचर सेम होगा और यह बाहरी वातावरण के ताप के बराबर होगा तो निकाय ऊष्मीय साम्य अवस्था में जानी जाती है। अब हम देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी के शून्य का नियम। इसका स्टेटमेंट यह है, इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम देन दे बोथ आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यदि दो निकाय अलग अलग किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में होंगे तो वे आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे तीन सिस्टम हमने लिया है, ए बी सी। ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय एडियाबेटिक वॉल और रुद्रोष्म दीवार से ये अलग है। ओके, नाउ द थर्ड सिस्टम इज सी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम ए एंड बी बाय दिस थर्मल कंडक्टिंग वॉल और ऊष्मा चालक दीवार से सी निकाय ए और बी से पृथक है। अब हम देखेंगे ए और सी के बारे में। चूंकि इनके बीच की दीवार कंडक्टिंग वॉल है तो ए और सी क्या होंगे, थर्मल कांटेक्ट में होंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इन द सेम वे बी एंड सी आर सेपरेटेड बाय दिस कंडक्टिंग वॉल, ऊष्मा चालक दीवार से पृथकत्व है तो ये भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। अब स्टेटमेंट कहता है यदि ये अलग अलग किसी तीसरे निकाय से साम्य अवस्था में है तो आपस में, मतलब ए और बी भी किस में होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये चेक करने के लिए व्हेन वी रिप्लेस दिस एडियाबेटिक वॉल बाय दिस थर्मल कंडक्टिंग वॉल वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम ए एंड बी। हम यदि इस एडियाबेटिक वॉल को हटा के इन दोनों के बीच जब हम ये ऊष्मा चालक दीवार लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों की अवस्थाओं में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वो जो ये दर्शाता है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप की अभिधारणा। According to zeroth law of thermodynamics, temperature is the quantity which determines the direction of flow of heat when two systems are kept in contact.
नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिसे जूल ने बताया था 1850 में, एंड इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर ये आधारित है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ऊर्जा का कोई भी रूप पूरा से पूरा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है इस नियम के अनुसार। तो यदि हमारा W मैकेनिकल एनर्जी हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू Q। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं एक ही यूनिट में मेज़र की जानी चाहिए। अब हमें मालूम है कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, सपोज हमने DQ, ये थोड़ा सा जो हीट है हमने किसी सिस्टम को सप्लाई किया, तो उसका एक पार्ट वो यूज़ करेगा बाहरी दाब के विरोध में कार्य करने में, ड्यूरिंग द एक्सपांशन, प्रसार के दौरान बाहरी दाब के एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम करने में यूज़ करेगा। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, और बची हुई एनर्जी वो आंतरिक ऊर्जा की बढ़ोतरी में यूज़ करेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम का ये गणितीय रूप है। यहाँ पे कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहला तो ये है चिन्ह परिपाटी के बारे में हमें जानना चाहिए, साइन कन्वेंशन, कब हम तीन क्वांटिटीज़ को पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे। सबसे पहले देखेंगे अबाउट DQ, साइन कन्वेंशन अबाउट DQ। when heat is absorbed by the system it is taken as positive। यदि निकाय ऊष्मा अवशोषित करता है तो DQ धनात्मक होगा। if heat is extracted from the system it is taken as negative। यदि ऊष्मा निकाय से बाहर जाती है तो उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। DU इंटरनल एनर्जी यदि बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, कम होगी तो नेगेटिव लेंगे। DW यदि निकाय के द्वारा कार्य किया जाएगा, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यदि निकाय पर हम कार्य करेंगे तो उसे हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिए, जब एक्सपांशन होगा, प्रसार होगा, तो निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब गैस में संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और उसको हम नेगेटिव लेते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट जो हमें जाननी है वो कि ये तीनों राशियाँ DQ, DU और DW एक ही यूनिट में मेजर होनी चाहिए, या तो जूल में या कैलोरी में। और तीसरी बात, द इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डिफरेंट प्रोसेस में ये फर्स्ट लॉ किस प्रकार से चेंज होता है ये हमें देखना है। सबसे पहला है साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रिया। व्हेन सिस्टम रिटर्न बैक टू इनिशियल स्टेट आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रिया में निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजर करके फिर से जहाँ से चली थी, मतलब प्रारंभिक अवस्था में आती है, इसलिए इसके आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो DU इक्वल्स टू 0, तो प्रथम नियम बन जाएगा DQ इक्वल्स टू DW, या हम लिख सकते हैं माइनस DQ इक्वल्स टू माइनस DW। मतलब चक्रीय प्रक्रिया में या साइक्लिक प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम, और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन on the system. Okay, now second process is in isothermal process, समतापी प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रोसेस इसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि हम आदर्श गैस लें तो उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है पूरी प्रक्रिया के दौरान, मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारा नियम क्या हो जाएगा? DQ इक्वल्स टू DW। तो यहाँ पे चूंकि DW क्या है? प्लस है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है गैस में। समतापी प्रसार के दौरान निकाय के द्वारा किया गया कार्य निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। या यदि हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि इन आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ परफेक्ट गैस द हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज
एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्रोष्म प्रक्रिया। रुद्रोष्म प्रक्रिया में सिस्टम ना तो हीट अब्जॉर्ब करता है ना रिजेक्ट करता है, मतलब निकाय के दौरान न ऊष्मा ली जाती है ना दी जाती, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा पहला नियम क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डी यू। मतलब यहाँ पे जब ये डी डब्ल्यू को यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं मतलब एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है, तो एडियाबेटिक एक्सपांशन के दौरान वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि डी यू के आगे क्या है, नेगेटिव साइन। या इसको दूसरी तरह हम लिख सकते हैं माइनस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू प्लस डी यू, और माइनस हो रहा है मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, रुद्रोष्म संपीड़न होगा, उसके दौरान निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। Now, fourth is आइसोकोरिक प्रोसेस या सम आयतनिक प्रक्रम। इस प्रोसेस में वॉल्यूम पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज 0। इसका मतलब है किया गया कार्य वर्क डन इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट लॉ बिकम्स डी क्यू इक्वल्स टू डी यू। तो हम बोलेंगे इसे कि समायतनिक प्रक्रिया या आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है वो किसके बराबर होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी जितनी से बढ़ती है उसके बराबर होता है। तो ये हुआ आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज समदाबी प्रक्रम, दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है फ्रॉम V1 टू V2। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, मतलब P V2 माइनस V1। नाउ द फर्स्ट लॉ बिकम्स DQ इक्वल्स टू DU प्लस P V2 माइनस V1। Now next application और last application is the explanation of latent heat, गुप्त ऊष्मा की व्याख्या। सबसे पहले देखेंगे what is latent heat. It is amount of heat energy absorbed by unit mass of the system in change of its state either from solid to liquid or from liquid to gas at constant temperature is called latent heat. इसका क्या मतलब है कि यदि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान की अवस्था बदल रही है या ठोस से द्रव या द्रव से गैस, तो उस समय वो जितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा और शोषित करेगा वो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो हमने सब्सटेंस लिया जिसका यूनिट मास है और उसका प्रेशर है P है और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम यदि V1 एंड V2 है, तो वर्क डन क्या होगा, dW इक्वल टू प्रेशर टू चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। तो फर्स्ट लॉ आपका ये हो जाएगा DQ इक्वल टू DU प्लस DW। तो DQ क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, देयरफॉर DQ इज रिटन एज L, where L is the latent heat, गुप्त ऊष्मा। तो ये आपके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन से हम latent heat निकाल सकते हैं। Now, नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी तक हमने प्रथम नियम पढ़ा और अब हम देखेंगे कि द्वितीय नियम की क्यों आवश्यकता है और सेकेंड लॉ क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि क्यों हमें सेकेंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पे देखो, कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसका स्टेट बदल रहा है और उसके दौरान यदि इंटरनल एनर्जी में कमी या डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल यू एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, निकाय पर किए गए कार्य को यदि हम डेल डब्ल्यू से प्रदर्शित करें एंड डेल क्यू इज द हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, निष्कासित ऊष्मा की मात्रा। तो प्रथम नियम आपको हम इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल क्यू। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि वर्क डन ऑन सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, है ना। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यदि हम इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखें। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल क्यू। तो ये फर्स्ट लॉ बता रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी पूरी से किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें, सरल लोलक जो तुम लोग एक्सपेरिमेंट करती हो, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल ले लें, तो वो हम लोग ये देखते हैं कि वो जब फ्रीली ऑसिलेट होता है तो क्या हो रहा है,
फिर धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होके फिर वो रुक जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट होता है तो हर ऑसिलेशन में क्या करता है, वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। क्यों हीट एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण से मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और हीट एनर्जी कहाँ चले जाएगी, उसके सराउंडिंग में चली जाएगी, जिसके कारण से जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का, दोलन का जो आयाम है, वो क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और पेंडुलम क्या हो जाता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो ठीक है, हमारा हमारा जो एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस है वो भी यही बोल रहा है, जो ये लॉ बोल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऊष्मीय ऊर्जा को हम पूरी तरह से यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। ओके, क्योंकि पहला नियम जो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ कन्वर्शन ये नहीं बताए, साइलेंट रखा है कि एक रूप से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, पर किस डायरेक्शन में ये प्रोसेस होगी उसको उसने नहीं बताया है। तो यदि हम मान के चलते हैं कि इसके उल्टे ऊष्मीय ऊर्जा भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या होता, तो पेंडुलम में क्या होता, तो ये क्या करता, हर दोलन में एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी लेता और उसको किस में कन्वर्ट कर देता, यांत्रिक ऊर्जा और मैकेनिकल एनर्जी में। तो जो ऑसिलेशन के जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार क्या होते जाते, बढ़ते जाते, मतलब पेंडुलम कभी रेस्ट पोजीशन में नहीं आता, जो कि वो संभव नहीं है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल एनर्जी में पूरी से पूरी कन्वर्ट हो जाती है, बट थर्मल एनर्जी कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसीलिए हमें सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे आप देखो, अब सेकेंड लॉ शुरू करने के पहले ये मैं बताना चाहूंगी, प्रथम और द्वितीय प्रकार की शाश्वत गतियां, perpetual motion of first and second kind, the machine which provide mechanical work more than heat absorbed by it is called perpetual machine of the first kind, which is not possible। वह मशीन जो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा से अधिक हमको यांत्रिक कार्य देती है, तो ऐसी मशीन को या मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रकार के शाश्वत गति या प्रथम प्रकार की शाश्वत मशीन, जो कि असंभव है। अब हम देखेंगे द्वितीय प्रकार की शाश्वत मशीन क्या होती है। ए मशीन विच कैन absorb heat from the source and can completely convert it into work without converting it into internal energy is called perpetual machine of second kind। मतलब ऐसी मशीन जो स्रोत से ऊष्मा लेगा और आंतरिक ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए उसे पूरा का पूरा कार्य में बदल दे, तो ऐसे मशीन को क्या कहते हैं, द्वितीय प्रकार की शाश्वत मशीन, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट perpetual मोशन ऑफ सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल। और हम कह सकते हैं कि द्वितीय प्रकार की शाश्वत मशीन का निर्माण असंभव है। इसे हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिटेल आपको बताऊंगी, उसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स और उनके बीच में जो समतुल्यता है, इक्विवेलेंसी है, वो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।